राजस्थान की जनता को जिस दिन का इंतजार था आखिरकार वो आ गया है। आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद अहम रहा। वजनलाल सरकार ने आज अपना तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं और रोड मैप भी सदन में रखे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें, हाईवे, पेयजल प्रबंधन, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को लेकर बजट घोषणाओं में प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर बात करें तो राज्य सरकार इस बजट को विकसित राजस्थान का विजन बता रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाए हैं कि पिछले 2 वर्षों में की गई घोषणाओं का अधिकांश हिस्सा कागजों तक ही सीमित रहा। उन्होंने बजट को विकास का दस्तावेज नहीं बल्कि आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। क्या यह वाकई विकास का दस्तावेज है या फिर सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचलाइन। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ मैं आपसे कराऊं। बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अनुश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुश्री, आपका भी बहुत स्वागत। और अर्थशास्त्री सोनिया शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आज बजट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बजट को लेकर मैं पहली प्रतिक्रिया सुरेश जी आपसे चाहूंगा। बीजेपी से मेरा सवाल। देखिए प्रताप जी, आज जो बजट आया है वो राजस्थान के युवा, किसान, महिला, गरीब सभी को ध्यान में रखते हुए बजट आया है। जिस तरीके से 3,60,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा होगा, जो पिछले साल 3,40,000 करोड़ रुपए के लगभग है। जिस तरीके से हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे पेयजल योजनाओं के मामले में हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी के मामले में हो। अब आप ये देखिए कि अगर 7 जो संभाग है, 7 संभागों को सिग्नल फ्री बनाना, उनको उनके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाना, ये सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान में जयपुर में जो जेके लोन हॉस्पिटल, जो बच्चों का हॉस्पिटल है, उसमें 500 बेड का आईपीडी टावर बनाना। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 1 लाख से ज्यादा की बजट के अंदर प्रावधान रखना। स्टेट जीडीपी देख लीजिए आप, 21,52,000 करोड़ रुपए की राजस्थान की स्टेट जीडीपी होना, यह भी अपना आप में बहुत बड़ी बात है। जो पूर्ववर्ती सरकार जब हमको छोड़ के, हमको जब सरकार में आए थे, तब वो उससे 41% ज्यादा अगर राजस्थान की स्टेट जीडीपी होती है। जब कैपिटल जो आपका जो यहाँ का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 3.5% के लगभग रहता है। तो ये सब सुशासन की बात है। अच्छा सुरेश जी, इस बार बजट भाषण देखिए थोड़ा लंबा तो था ही। अटैची का रंग इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आया, भगवा रंग था। क्या कोई खास संदेश देने की कोशिश इस बार बजट के हवाले से? नहीं, देखिए हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब कोई किस चीज का कयास लगाता है तो वो अलग विषय है, लेकिन हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। आज बजट आया है, बहुत अच्छा बजट आया है, सभी को ध्यान में रखते हुए बजट आया है। अब आप देखिए, जिस तरीके से एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केंद्र में होती है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी हम राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी लागू कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2018 से 2023 के बीच में पेपर लीक कितनी घटनाएं हो गई थी। युवा तैयारी करता था, दूसरे दिन पता लगता था पेपर लीक हो जाता। तो हमने पेपर लीक माफियाओं पे अंकुश लगाया है। आज ही 2-3 दिन लोग, मतलब हम हर चीज पे अंकुश लगा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस वाला बजट 2047 को राजस्थान को विकसित बनाना है, उसी को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए ये बजट आया। अच्छा, अनुश्री जी मेरे साथ कांग्रेस से बनी हुई है। अनुश्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो? बीजेपी तो इसको विकसित भारत का विजन बता रही है, विकसित राजस्थान का विजन बता रही है। कांग्रेस को कहां दिक्कत है इस बजट से? जी प्रताप जी, देखिए दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सुरेश भाई अभी कह रहे थे, तो काम सिर्फ घोषणाएं कर देने से नहीं होता, उस पे आप इम्प्लीमेंटेशन कितना कर रहे हैं उस पे होता है। आज अगर अभी ये बात करें तो पिछली घोषणाओं का भी कितना कार्य अब तक हो पाया है। आज 2.5 साल बीतने जा रहे हैं सरकार को, क्या कार्य सरकार कर रही है। घोषणाओं में कहीं ना कहीं कुछ कमियां, जैसे मैं जो फील कर लगता है कोई तकनीकी खामी है। ठीक है, सोनिया जी मेरे साथ अर्थशास्त्री जुड़ी हुई हैं। सोनिया जी, आम आदमी के लिए मैं मुख्यतः बात करूं तो इस बजट को किस हवाले से आप देखती हैं, चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं? सर, ये बजट आम आदमियों को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर युवा पीढ़ी और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें उनके लिए स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने के हिसाब से, एआई टूल्स को डेवलप करने के हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मेरे हिसाब से उनका फोकस ये है कि हमारे राजस्थान का युवा वो नौकरी करने वाला ना बन के नौकरी प्रदान करने वाला बने। तो इसमें इस बजट में होलिस्टिक ग्रोथ पे ध्यान दिया गया है। 2047 में राजस्थान भी पूरा विकसित हो, उस टारगेट तो एक जिस विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है 2047 को परिदृश्य में रखते हुए, परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, तो क्या ये ठीक बैठ रहा है उस पूरी बात पर?
जी सर, ये उसी रोड मैप के हिसाब से चल रहा है। और देखिए, कोई भी चीज रातों रात अचीव नहीं होती है, उसके लिए रोड मैप बनता है। उस रोड मैप के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग एंड प्रोग्रेस को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है। हाँ, खैर विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर जारी रहती है। सुरेश जी के पास मैं फिर से आना चाहूंगा, बीजेपी से मेरे साथ बने हुए। सुरेश जी, कांग्रेस के देखिए मुख्यतः ये आरोप है कि साहब घोषणाएं करना तो इतर है, ठीक बात है, लेकिन उनको जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो उसमें बड़ी कोताही देखी जाती है। पिछली जो घोषणाएं थी उनको भी बोले अभी तक पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया गया, उनका कार्य प्रगति पर है। प्रताप जी, क्या है कि जो जिस तरीके से दिल्ली में अबोध बालक की तरह जो बातें करते हैं ना, वो इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता की आदत हो चुकी है। हमारा 2023 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 322 हमारी घोषणाएं थी, उसमें से 280 घोषणाएं हमने पूरी कर दी। और अब आप देखिए कि 2718 2 साल के बजट में 2718 घोषणाएं थी, उसमें से 90% हमने या तो कंप्लीट हो चुके हैं, काम चालू है। अब ये कह रहे हैं कि साहब 30% 20%, ये कहते रहे, लेकिन जनता उसको स्वीकार करती है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने कहा था कि युवाओं को नौकरी देंगे, तो हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, तो हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाई है। हमने कहा था कि महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखिए ना कि आज स्टेट जीडीपी की ग्रोथ इनके टाइम के बाद में आज 41% की ग्रोथ होती है, तो ये तो सामने है ना, ये तो सामने है। अच्छा, अनुश्री जी ये कह रहे हैं कि जो भी घोषणा पत्र था उसकी ज्यादातर, मैं ये कहूं आंकड़ों को लेकर, तो 70% से ऊपर की जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर मूर्त रूप ले चुकी है, उनको पूरा कर दिया गया है। भास्कर की एक न्यूज है, आज ये 2718 भास्कर ने कितने दिया है? आप कितना सहमत हैं? 90% पे कंप्लीट या वो अपनी बात ऑनगोइंग चल रही है। तो मेरे को बोलने देना, आज आपने कौन सी घोषणाएं कंप्लीट करी, आप इसका जवाब दे। अभी आपने बोले 90% घोषणा कर दी, अब आपके समझ में नहीं आया तो क्या करें हम? अब आपके समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? हमारा दोस्त थोड़ी है भाई ये। अखबारों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मतलब अखबार भी झूठा हो गया, और मुख्यमंत्री जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे वो भी झूठे हो गए। अच्छा गर्ग साहब, एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर लें एक बार। जी अनुश्री जी, आप कहें। इसके लिए क्या है, आज अगर साइबर की स्थिति राजस्थान में देखें, कभी एसएमएस स्टेडियम 70% कम हुई है, कभी किसी और चीज को आती है, जहां तक कि माननीय न्यायालय को भी 5 बार उड़ाने की धमकी आ चुकी है। उसके लिए क्या साइबर की जो पूरी टीम है वो भी कमिश्नरेट पे ठेके पे चल रही है। आप कौन से विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं? आप पहले मुझे इस बात का जवाब दें। अच्छा अनुश्री जी, मुख्यतः चुनौतियों को लेकर बात करें, मुख्य चुनौतियां आप गिनवाइए। चुनौतियों की बात नहीं है, आप काम कितना कर रहे हैं। आप वही थे जिन्होंने हमारी सरकार में, जब हमने सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां करी, हमने पेपर लीक कौन सी गिरफ्तारी कर ली आपने? तो आपने तो भ्रष्टाचार किया अनुश्री जी। आप ही थे जब आरपीएससी के पुनर्गठन की बात कर रहे थे। अब मैं पूछती हूँ, अब कहाँ है आपकी सरकार जब कुछ बोला भी नहीं जाता है? कोटा में अगर बार बार बच्चों के साथ जिस तरीके की घटनाएं होती है, कोटा का अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का वाक्य अगर याद हो, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का आज तक कोई संज्ञान नहीं आया है उस पर। आप बात कर रहे हैं कि प्रदेश के जेके लोन हॉस्पिटल की, प्रदेश में कितने हॉस्पिटल है उसका बताइए। 4 दिन पहले की न्यूज है सिरोही की, जहां पे अगर हम बायोमेट्रिक जांच भी कराने जा रहे हैं तो उसके लिए मशीनें उपलब्ध नहीं है। मिड डे मील की क्या सुविधा है, उसका जवाब दीजिए आप। बड़ा आरोप गर्ग साहब, बड़ा आरोप, किस तरह से खंडन करेंगे इन आरोपों का? प्रताप जी, क्या ये लोग वो लोग हैं जो पीएफआई का साथ देने वाले लोग हैं? जब हमारा राम जन्मभूमि के जो प्रदर्शन में रैली निकल रही थी करौली के अंदर, तब तो इन्होंने उस पर रोक लगा दी, लेकिन पीएफआई को, अनुश्री जी एक एक करके कर लेते हैं। पीएफआई के अंदर पीएफआई को कोटा के अंदर रैली निकालने की परमिशन दी थी, तो ये पीएफआई को समर्थक लोग हैं, ये कहां से मानेंगे ये चीज? चलिए घूम फिर के बाकी सब चीजों को साइड करते हैं, बजट पे एक बार आ जाते हैं, बजट पे एक बार आ जाते हैं। यही कह रहा हूं प्रताप जी, जनता स्वीकार करती है, वो मान्य होती है। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता। हम कह रहे हैं कि भाई हमारी 90% बजट की घोषणाएं हम पूरे कर चुके हैं, वो धरातल पे ला चुके हैं। अब ये नहीं माने तो उसका तो देखो कोई इलाज है नहीं। मैं एक छोटा बच्चा होता ना, जीत करके लगा रहता है, तो वो स्थिति है इनकी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी वहां पे जीत करके बैठे रहते हैं, वैसे यहाँ पे वो उसी को रटी रटाई बातें करती है। भाई बताओ तो सही ना, हम कह रहे हैं 2718 घोषणाएं हमारी 2 साल के अंदर थी, उसमें से हमने 90% पूरी कर दी, 900 कंप्लीट हो चुकी है, 1534 घोषणाएं धरातल पे आ चुकी है, 90% हो चुकी है अनुश्री जी। ये है अच्छा ठीक है अनुश्री जी ये तो आपको विश्वास नहीं हो तो गर्ग साहब एक बार कोई इलाज है नहीं। गर्ग साहब एक बार, अनुश्री जी ये तो कह रहे हैं 2 साल बनाम 5 साल, क्यों ना बहस करवा ली जाए? आइए बहस करिए, मना किसने किया है? 5 साल आपने भ्रष्टाचार में निकाले हैं। अनुश्री जी आपसे मेरा सवाल, 2 साल बनाम 5 साल पर बहस, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल।
बहस करवा ली जाए। अच्छा ठीक है, सोनिया जी मेरे साथ काफी देर से जुड़ी हुई हैं, अर्थशास्त्री हैं। सोनिया जी, मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी की बात करूं जो नौकरी पेशा है, उसके लिए इस बजट में क्या है? सर उसके लिए इस बजट में रिफॉर्म्स हैं कि अगर वो मकान लेने जाते हैं तो उनको स्टाम्प ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन फीस में रिलैक्सेशन है। उसके बाद में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, आप घर से छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा खर्चा, एक बहुत बड़ी टेंशन है फ्यूल चार्जेस। तो इसमें भी हमारी बजट में घोषणा करी गई है कि नए ईवी स्टेशंस, ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, सीएनजी स्टेशंस बनाए जाएंगे, तो जो फ्यूल चार्जेस है वो कम होगा। दूसरी चीज, लॉजिस्टिक्स का खर्चा महंगा होने से हर चीज का, जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट में बढ़ावा हो जाता है। तो जब लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलप करे जाएंगे, जब उसके विकास पे ध्यान दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट होगा आम उपभोक्ता को। जब कॉस्ट कम होगी तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो लोगों का इन हैंड कैश या इन हैंड एक्सपेंडिचर करने लायक मनी ज्यादा बचेगी। इसलिए मध्यम वर्ग को भी इसमें ध्यान में रखना। अच्छा, चूंकि आप खुद एक महिला हैं तो मुख्यतः नारी सशक्तिकरण की बीजेपी बात करती है, सरकार बात करती है, महिलाओं के लिए खास इस बजट में क्या देखती हैं आप? सर इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले गए हैं। उसके बाद लखपति दीदी प्रोग्राम का जो एग्जिस्टिंग फंड था उसको 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इंटरेस्ट की सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई गई है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसमें एक प्रोविजन बहुत अच्छा निकाला गया है कि होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाए। अब होम स्टेज के जो बेसिक एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो हमारी महिला शक्ति होगी। ग्रामीण स्तर पर भी विभिन्न बीपीओज, हाँ जी, उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे उनको। जो पुरानी हवेलियां हैं जो खंडर हो चुकी, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप होटल में डेवलप करें। तो ये जो चीजें हैं ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देगी। अच्छा गर्ग साहब, मैं सुरेश जी के पास आना चाहूंगा। गर्ग साहब, महंगाई को लेकर मुख्यतः बात करें तो किस तरह का असर देखने को मिला? क्योंकि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर महंगाई कम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस करती है। इस बार क्या महंगाई दर क्या होनी चाहिए? आज 0.81% की महंगाई दर है। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो कंट्रोल वाली, मतलब आप देखिए 0.81%, जो कांग्रेस के टाइम पे कोई 10% 12% महंगाई दर होती थी, आज क्या हालत है? बेरोजगारी दर आज 3.9% ग्रामीण की है, 4.19% शहरी क्षेत्र की है। तो आप देख लीजिए ना कि हमने रोजगार के अवसर दिए होंगे तभी तो बेरोजगारी दर कम हुई होगी। जब ये प्रोडक्ट जीएसटी रेट कम होने के बाद में आप देखिए महंगाई दर कितनी कम हो गई है। 0.81%, कभी किसी जमाने में 10% हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम पे, आज 0.81% अगर महंगाई दर है तो ये कंट्रोल है। अनुश्री जी, महंगाई भी कम कर दी गई है, सर्वसमावेशी इस बजट को बताया जा रहा है, आखिर कहां दिक्कत आ रही है? प्रताप जी, बताए जाने से कुछ नहीं होता। मेरा फिर वही सवाल है, और अभी तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि सुरेश भाई बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ करता था। आपने कभी मेरे मुंह से सुना कि आपने ये किया या हमने नहीं किया? आप तुलनात्मक स्थिति क्यों रख रहे हैं? वर्तमान में सत्ताधारी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है कि बार बार आप इसको पूर्ववर्ती सरकार से तोल रहे हैं? इसका मतलब तो निश्चित है कि आप बौखला रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में कमी आ रही है। चाहे आप कानून से लेकर एजुकेशन तक की स्थिति ले ले, हर जगह कमी। आप मुझे कमियां बताएं कि मैं कमियां कहां गिनाऊं? बात तुलना करने से नहीं होती है, बात काम करने से होती है, और वो भी धरातल पर काम करने से होती है। आज आप स्कूलों की स्थिति बता दें, राजस्थान में कैसी स्कूलों की स्थिति है। बार बार जब माननीय न्यायालय भी उस पर मौखिक टिप्पणी करते हैं। नहीं, लेकिन अनुश्री जी, जो स्कूलें हैं उनके जीर्णोद्वार के लिए राशि तो यहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया, स्वीकृत की गई है। स्वीकृत की गई है प्रताप जी, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी सरकार है, अगर वो बजट की घोषणा करती है, अच्छी बात है। हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। वर्ष 2024 में इन्होंने 1000 इलेक्ट्रिक बसें जो थी वो निकालने का वादा किया था। आज 2024 से लेकर 26 का हम फरवरी में आ गए, कितनी इलेक्ट्रिक बसें इनको हमको रोड पे देख पाई है? ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें हैं। तो कुल मिला के गर्ग साहब वही बात है कि घोषणाएं हैं, लेकिन अमली जामा जब पहनाने की इन घोषणाओं को बात आती है तो फिर थोड़ी सी स्थिति बदलती नजर आती है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैंने आपको शुरू में कहा ना कि भाई कांग्रेस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। चाहे आप कितना ही विकास कर लो, कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर इनको जनता नकार देती है। जनता इसीलिए तो नकारती है। अरे भाई, एक रियलिटी बताओ ना। हम तो कह रहे हैं 2 साल वर्ष
से 5 साल। हम तो कह रहे कि आपने 5 साल भ्रष्टाचार में लगाए, हम तो कह रहे कि आप भाड़ेबंदी में लगाए। अरे तो भैया आप आओ ना, हमसे बहस करिए ना। स्कूटी वितरण का मामला हो तो हमने आपसे ज्यादा स्कूटी, आपने एक स्कूटी नहीं दी छात्राओं को, हमने तो 35,000 स्कूटी बांट दी, हमने 1 लाख से ज्यादा रोजगार दे दिए, 1,44,000 प्रक्रिया दी ने, 1 लाख का पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया। अरे भाई हम तो कर रहे हैं ना। स्टेट जीडीपी कहां से कहां ला दी, 41% आपसे ज्यादा, 21,52,000 करोड़ रुपए की स्टेट जीडीपी मायना रखता है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेट जीडीपी का 3.5%। अरे भाई ये इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, आज इन चीजों को समझना पड़ेगा। जनता ठीक है, ऐसे कुछ जनता समझ नहीं पाएगी। एक एक करके बात कर लेते हैं। जी अनुश्री जी, आप एक एक करके अपनी बात रखें। गर्ग साहब, अनुश्री जी, कोई 3 मुख्य बातें जो आप जानना चाह रही हैं? जी मैं एक मुख्य बात सबसे ज्यादा जानना चाह रही हूँ, जो मुझे खुद को भी एज ए नागरिक होने के नाते खटक रही है। आज बार बार प्रदेश में सेफ्टी की स्थिति क्या है, नॉट बीइंग एज ए वुमेन, लेकिन बार बार प्रदेश में हम जहां भी जाते हैं सबसे ज्यादा साइबर रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। आज अगर साइबर रिलेटेड जो भी इश्यूज हो रहे हैं, चाहे किसी चीज को उड़ाने की धमकी आ रही हो, चाहे साइबर फ्रॉड हो रहे हो, उसको लेकर प्रदेश की जो सरकार है उसका क्या रोड मैप है वो मुझे बताए। क्यों? क्योंकि जो प्रदेश का साइबर इंटेलिजेंस है वो तो यहाँ अभी तक तरीके से चल रहा है। आज अगर जिनके हाथ में जांच जाती है उनको साइबर में जांच कैसे होती है वो भी नहीं पता है, तो अपराधियों को तो पकड़ना बहुत नामुमकिन है। आज एक मात्र न्यूज लाइन बन के रह जाती है कि माननीय न्यायालय में बम उड़ाने की धमकी आई, ऐसे में स्टेडियम को उड़ाने की धमकी आई, लेकिन इसके बाद हमने काम कितने किए? हर 15 दिन में ऐसी न्यूज हम रोज देखने को करते हैं, लेकिन इस पे सरकार का क्या स्टेप है, क्या रोड मैप है और क्या वर्क है? रोड मैप तो आप बता देंगे कि हमारा ही है, लेकिन एक्शन कितने लिए गए? आज 1 साल हो गए। ठीक है अनुश्री जी, जवाब ले लेते हैं। जी अनुश्री जी, हमारी सरकार आने के बाद में मेवात एरिया के अंदर लगभग 3.5 लाख सिम डीएक्टिवेट किए, 3.5 लाख 70% साइबर क्राइम कम किया है हमारी सरकार आने के बाद में। जो आपके यहाँ चरम सीमा पे हुआ था ना, राजस्थान नंबर 1 कर दिया था। 70% साइबर क्राइम खत्म किया हमने, 70%। अब आप मानो या मत मानो, लेकिन जनता तो स्वीकार कर रही है इस चीज को, और ये आंकड़े बता रहे हैं। अनुश्री जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम आंकड़े बता रहे हैं आपको। आज कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी बात होती है, तुरंत पुलिस संज्ञान में ले लेती है। एसीबी एसओजी काम कर रही है। एसीबी एसओजी तो आपके समय में भी थी ना अनुश्री जी, क्यों नहीं आप पकड़ते थे? 428 से ज्यादा अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है। जल जीवन मिशन के मंत्री जैसे लेवल को हमने जेल में डाल दिया है। तो ये हमारी दूरदर्शिता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का काम कर रहे हैं हमें। आप बता दीजिए किसको आपने अंदर डाला है? अनुश्री जी बता दीजिए ना, आपने किसको अंदर डाला है? हमने तो ये काम किया जो आपके सामने। ठीक है। अच्छा गर्ग साहब, मैं ठीक है, मुद्दा दूसरा आते हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर जो कमेटी है वो यहाँ पर बनाई गई है, तो कुल मिलाकर आरोप यह भी कि जो सरकारी नौकरियों में लोग हैं उनको आकर्षित क्या किया जा रहा है? नहीं देखिए, 8वें वित्त आयोग जो है, वो 8वां वेतन आयोग जो है, वो केंद्र सरकार ने भी अपना वो गठन कर दिया। राजस्थान में उसी संदर्भ में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का वो अनाउंसमेंट किया है, तो ये अच्छी सौगात है। 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता तो सभी कर्मचारियों की आय डबल होगी, और ये अच्छी बात है। राजस्थान में रेवेन्यू बढ़ेगा और विकास होगा राजस्थान का। तकरीबन 6,500 गांव ऐसे हैं जिनको हर घर नल योजना से अब जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। जेजेएम में कहां कमी आ रही थी, वो तो पूरा नहीं हो पाया। नहीं देखिए, क्या होता है कि मैं बताऊं आपको, जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था पहले। आपने देखा होगा 20,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ था। उस घोटाले की वजह से राजस्थान में जो हमारा एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पहुंचने में हमें समय लगा। अब हमारी सरकार आने के बाद में निरंतर हम हर घर नल से जल देने के लिए हम तत्पर है कि हम जल्दी से जल्दी किसानों को, मतलब गाँव में और शहरों में हर घर से। बिसलपुर योजना के लिए हमने अभी बिसलपुर योजना के लिए भी बजट रखा है। वहां के आसपास के जो जयपुर से बाहर के जो क्षेत्र है उनके लिए भी बिसलपुर योजना के लिए बजट रखा है। तो ये हम हर क्षेत्र, हर गांव, हर शहर के लिए बजट रखना, चाहे आपके भरतपुर के लिए एयरपोर्ट की घोषणा हो, तो सब चीजों के मतलब हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है कि साहब वहां का विधायक कांग्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी का। हमारे लिए सब समान है। हर जिले को, हर विधायक को, हर विधानसभा के लिए बजट का प्रावधान है। और ये 2047 का
का जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनाना, विकसित राजस्थान बनाना। अच्छा सुरेश जी, इस बार किसानों को लेकर मुख्यतः बात करें, किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ है? क्योंकि कयास इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं, किसान सम्मान जो निधि है उसका दायरा बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा संभावित मानी जा रही थी। नहीं, किसान सम्मान निधि में हमने हमारा जो 2023 का घोषणा पत्र था, हमने वादा किया था कि हम 12,000 रुपए की किसान सम्मान निधि करेंगे, और हमने कहा है कि हम 5 साल के अंदर करेंगे। हम तो ऐसा झूठ बोलते नहीं कि 10 गिनती गिरो और आपका पूरा कर्जा माफ हो जाएगा, ये तो हमारी सिद्धांत में नहीं है। तो इनसे पूछ लीजिए, राहुल गांधी जी को लेकर भी ज्वार बाजरा 10 दिन में कर्जा माफ, पूरा 5 साल निकल गया, कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन हमने अभी 3,000 बढ़ा के 9,000 तो किया है ना, किया है हमने 9,000। हमारा वादा 5 साल में हम 12,000 करेंगे। तो मुख्यतः किसानों के लिए क्या घोषणा है इस बजट में? दिन में बिजली देगा। आज सोलर के अंदर 2 सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा हुई है। आप देखिए, आज सोलर के अंदर प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि सरप्लस है बिजली, सरप्लस है बिजली। तो ये है विजन मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बार बजट में? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्यतः राजधानी जयपुर के हवाले से मैं बात करूं। नहीं, जयपुर के लिए तो हमने देखिए कि एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे सिंगल फ्री रोड बनाने की बात हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, चाहे जेके लोन के अंदर 500 बेड का आईपीडी बनाने की बात हो, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। रिस्क की घोषणा तो हम पहले कर ही चुके हैं। अच्छा, मैं सोनिया जी की तरफ लौटना चाहूंगा। सोनिया जी, आम आदमी जो राज्य सरकार है वो प्रावधान कर सकती है, मुख्यतः महंगा, बिकॉज आप सीए हैं, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ प्रावधान हो सकते थे महंगाई को थोड़ा और कम करने के लिहाज से? सर, महंगाई को थोड़ा कम और करने के लिहाज से जो एक्सपेक्टेड था कि पेट्रोल और डीजल पे वैट कम किया जाए, वो एक मिसिंग रह गया। लेकिन उसके एवज में सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशंस और सीएनजी रिफिलिंग पंप्स के इस्टेब्लिशमेंट की जो योजना बनाई है, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ में महंगाई कम करने के लिए किसानों के लिए जो एमएसपी है वो बढ़ाने की एक घोषणा हो सकती थी, जो कि बजट में रह गई। नहीं, एमएसपी पे हमने गेहूं के अंदर बढ़ा रखी है पहले ऑलरेडी। एमएसपी पे गेहूं के अंदर एमएसपी हमने बढ़ाई हुई है, 150 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी बढ़ाई हुई है पिछली बार। तो वो एक लगातार हमारा सतत प्रक्रिया है कि जो हमने हमारे मैं कहना चाहूंगी सर, दलहन उत्पादन में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ पे बारिश की वजह से या मौसमी दिक्कतों की वजह से फसलें खराब हो जाती है। तो अगर यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज का बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए या सरकार स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए, अच्छा, तो एक महत्वपूर्ण सोनिया जी ये भी हो जाता है कि ये जो मुझे बहुत ज्यादा ये रास आई है इसमें जो घोषणा हुई है राजस्थान में फ्री इलाज को लेकर, जो चूंकि जो बाहर के निवासी हैं जो यहाँ पर रहकर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो पहले तो भाई दस्तावेज दिखाने पड़ते थे कि आप राजस्थान के बाशिंदे हैं। इस बार इस तरह का कोई दिक्कत नहीं, बिना डॉक्यूमेंट्स के। हाँ जी, बिना डॉक्यूमेंट्स के आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसमें उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो बाहर से लोग आते हैं, अपने व्हीकल्स लेके आते हैं, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन फीस में इन्होंने रिडम्पशन दिया है, उसमें डिस्काउंट मिला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बाहर से लोग भी यहाँ राजस्थान में आके राजस्थान की धरा पे अट्रैक्ट हों। और जैसा कि दिया कुमारी जी ने कहा कि रेत में भी सपने हरे हो सकते हैं। तो अगर जब सब मिलके कोशिश करें और सब मिलके काम करें प्रदेश को प्रगतिशील बनाने के लिए, तो हम विकसित भारत का सपना जरूर अचीव कर सकते हैं। तो राजस्थान का बजट पेश किया जा चुका है और इसको विकास का दस्तावेज करार दिया जा रहा है और विकसित राजस्थान का एक विजन बताया जा रहा है। आज इसी पर हमारे साथ चर्चा हुई। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने की। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।